और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 11th एंड 12th के बच्चे सभी को मैं एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। लास्ट ईयर मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया था, बट इस बार आपके लिए कोई एक न्यू फैकल्टी जो आपने अब तक देख लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है, किसका लेक्चर है भाई? ये है दोस्तों 12th के एसपी के बच्चों का, और उसमें भी लेसन नंबर 10 का आज लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद दोस्तों हमारी जर्नी जो है ये बहुत जल्द एंड होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 2 लेसन बचे एसपी के, और उसके बाद आपकी और मेरी जर्नी एंड हो जाएगी। और उसके बाद होगा असली वॉर, क्योंकि दोस्तों आपको खेलना पड़ेगा गेम। 12th के बोर्ड्स के एग्जाम में आपको ए सेट करना पड़ेगा। उसके लिए जब भी आप ये लेक्चर देखो, आई नो आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड होंगे कि आप में बहुत ऐसा यार सर यार 12th में पता नहीं, अब आधा समय तो निकल चुका, मैंने स्टार्ट में मेहनत नहीं करी और अब थोड़े दिनों में या कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में 12th के बोर्ड्स के एग्जाम है सर, बहुत प्रेशर आ रहा है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी भी दिन बचे हैं, जब भी आप ये देखोगे भाई 2 दिन भी अगर होंगे ना, तभी मैं तेरे को दोस्त यही बोलूंगा भाई अब भी समय बचा है, अभी भी पूरी एक दिन पढ़ ले, तू ए सीट कर जाएगा, 12th का पेपर कर लेगा क्रैक। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। 12th का बोर्ड है, कोई बात नहीं। 10th भी आपने दिया था, 12th भी कुछ उस तरह से ही जाएगा और उससे अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10th में देखो यार एसएसटी साइंस मैथ्स कुछ ना कुछ तो होता था, लेकिन अब आप एसपी वाले हो, इसका मतलब आपने 12th में अपना 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया है। हम एसपी के स्टूडेंट्स हैं, अब मैं भी एसपी का स्टूडेंट था भाई, मुझे खुद को डर लगता था मैथ्स से, मैं ना मैथ्स का फॉर्मूला भूल जाता था उसको देखते ही। ठीक है, लेकिन एसपी में ही मैंने अब अपना करियर बना लिया है। जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं एक कंपनी सेक्रेटरी बहुत जल्द बन पाऊंगा। बाकी यार ये सब छोड़ो, अब आते हैं हम इस चैप्टर पे। ठीक है, मेरा ये इंटेंशन था कि बस आपको थोड़ा सा बूस्टअप कर लूं। 12th का है, बोर्ड से कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बस आप मेहनत करते जाओ। स्ट्रेस लोगे तो देखो पेपर नहीं निकलने वाला। और जो बच्चा है जिसका पढ़ के भी हो गया फिर भी उसको स्ट्रेस आ रहा है, तो दोस्त जहां तू 90% ला रहा होगा, तेरा टारगेट होगा, लेकिन तेरे स्ट्रेस के कारण तू उसको 80 to 85 कर लेगा, तो जितना तू कॉन्फिडेंट रहेगा उतना तू आगे जाएगा। चलो भाई, अभी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इस लेसन का नाम है, लेक्चर नंबर 4 इस लेसन को आज हम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, क्या टॉपिक क्या है? इंटरिम डिविडेंड। दोस्तों यार ये छोड़ो यार, इससे पहले आप ये बताओ मुझे, आपको डिविडेंड क्या होता है सब कुछ पता चल गया? सब कुछ मतलब एकदम कुछ भी पूछूं मैं उठा के तो आप लोग मुझे बता दोगे? आसान चैप्टर, सिंपल, सारे प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस आपने चेकआउट कर लिए, इजी था ना? लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 बहुत ही स्मूथली तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अब ये लेक्चर 4 है, इसमें देखो टॉपिक क्या लिखा है, इंटरिम डिविडेंड। भाई ये कैसा डिविडेंड है भाई? देखो यार दोस्तों, डिविडेंड ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड, जो हम इतने टाइम तक सीखते आ रहे हैं, एकदम इतने टाइम तक जितना भी सीखा ना वो हमने फाइनल डिविडेंड की बात करी। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है अरे सर क्या बात कर रहे हो, अभी मतलब इंटरिम के भी इतने सारे लॉज वगैरह हमको पढ़ने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई, इंटरिम पे आपको सिर्फ ये और थोड़ा सा फीचर्स करना है, और वो फीचर्स भी पूरी तरह से रिपीटिव है। अब इंटरिम क्या होता है, अब हम बस इसको फोकस करेंगे। इंटरिम डिविडेंड ये एक ऐसा तरीका का डिविडेंड है जो समझो 2 एजीएम से पहले आप उसको 2 बार डिक्लेयर कर देते हो। बच्चा कह रहा है सर क्या मजाक कर रहे हो आप? देखो अब ये समझो, फाइनल डिविडेंड तो पूरे साल में एक बार डिक्लेयर होता है, और वो डिक्लेयर भी तभी होगा जब आपके पास प्रॉफिट्स है। और उसको डिक्लेरेशन की बात कौन करेगा? अगर इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद डिक्लेरेशन की बात आएगी। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब ये इंटरिम डिविडेंड क्या बोलता है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेगा। ठीक है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 एजीएम। एजीएम का प्रोविजन इसको आना चाहिए आपको। बिटवीन 2 एजीएम इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इसका एक अर्थ बताओ सिंपल सा, एक साल खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कह रहा हूं, कोई दूसरा अपना कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च वो साल खत्म हो गया, उसके 6 महीने के अंदर आपको आपका एजीएम कराना पड़ता है, अगर वो सब्सिक्वेंट एजीएम हो। ठीक है, और फर्स्ट एजीएम होगा तो विद इन 9 मंथ्स आपको करवाना पड़ता है। लाइक 31 मार्च जब एंड हुआ नेक्स्ट ईयर, उसके 9 महीने के अंदर आपका फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी को फर्स्ट एजीएम नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एजीएम है, तो वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अब 6 महीने के अंदर हो गया एजीएम, उसके बाद आपने अपने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ ना, उससे नेक्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कुछ ऐसे डिविडेंड को हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। बच्चा कह रहा है सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, करवा दूं मजा? चलो फिर करा देते हैं, क्या दिक्कत हो गई? ये देखो यहाँ पे देखो, चलो ये साल का फाइनेंशियल ईयर क्या था? बच्चा कह रहे सर ये साल का था अपना 1 अप्रैल, गाइस यहाँ पे 2023 फाइनेंशियल ईयर। ये समझा आपको? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? चलो 1 अप्रैल 2023 से
31 मार्च 2024, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। इतना आपको समझा कि नहीं? एकदम अच्छे से, पक्का, गारंटी। अब दोस्तों ये जो मार्च हो गया ना, अब यहां से न्यू फाइनेंशियल ईयर कहां से, यहां से स्टार्ट होगा। वो क्या होगा? 1 अप्रैल 2024। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अपने एग्जाम्पल में, और ये अपना सेकेंड फाइनेंशियल ईयर अपने एग्जाम्पल में, और ये जो 1 अप्रैल 2024 में जो स्टार्ट हुआ था, अब ये एंड कब होगा? बच्चा कह रहा है सर ये तो एंड होगा, पता है कब सर? मुझे पता है, ये एंड होगा 31 मार्च 2025। एकदम क्लियर यहां तक? कोई भी दिक्कत है यहां तक? ये एक फाइनेंशियल ईयर, ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर, ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आपकी कंपनी ने क्या करा, जैसे ये वाला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, इसके 6 महीने के अंदर, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड होते ही 6 महीने के अंदर आपको दोस्तों एजीएम करवाना पड़ता है। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अप्रैल के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो आपने दोस्तों 1 मई को डिविडेंड डिक्लेयर किया। 1 मई को आपने क्या करा? डिविडेंड डिक्लेयर किया। और ये डिविडेंड डिक्लेयर पता है किस साल का किया है आपने? 2023 का। 2023 फाइनेंशियल ईयर का। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आप कब क्लियर, जब आप डिक्लेयर करोगे, ये वैसे बताओ 2023-24 यहां पे ऐसा लिखा जाएगा। और जब आप दोस्तों नेक्स्ट ईयर डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो वो लिख कर आएगा 2024-25। इतना समझ में आया? अब सोचो, आपने एजीएम 1 मई को डिक्लेयर करी, इस 1 मई के जो एजीएम आपने कराई, आपने दोस्तों इसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब जो नेक्स्ट डिविडेंड आपने पता है कब डिक्लेयर किया? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए। अब एकदम क्लियर। अब दोस्तों आपने क्या किया? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला अपने पास पैसे की कमी नहीं है भाई, अपन ने पिछले साल का डिविडेंड मई में दिया था ना, एक काम कर, इसी साल हम इनको और डिविडेंड देंगे, ये लोग भी हमें क्या याद रखेंगे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम लोग बस ऐश करो। ठीक है, डायरेक्टर क्या बोलता है? पिछले साल का डिविडेंड हमने तुम्हें मई के मंथ में दिया, अब यहां से तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एजीएम से पहले हम तुम्हें एक और डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, जाओ ऐश करो। समझ में आया? मतलब एक एजीएम हो गया, दूसरा एजीएम में अभी आने को टाइम है, ये हो गया, इसमें आने को अभी टाइम है, और ये साल का डिविडेंड इस वाले एजीएम में डिक्लेयर हुआ, तो मतलब ये वाले साल का इसमें डिक्लेयर होगा। पर भाई पता है क्या हुआ? इनने दोनों साल का एडवांस वाला जो डिविडेंड होता है ना, उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड था उसको पहले डिक्लेयर कर दिया। अबे पैसे की कमी नहीं है भाई, हम साल में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, पैसे की कमी नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर कोई कंपनी साल में 2 एजीएम से पहले या 2 एजीएम के बीच में, ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 एजीएम, एक एजीएम हो गई, ठीक है, इसमें आपने बोला कि डिविडेंड डिक्लेयर किया हमने पिछले साल का। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एजीएम आने वाला था, आपने एजीएम से पहले ही एक और बार वापस डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब आप बोलोगे सर डिविडेंड डायरेक्टर 2 बार डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं, उन्हें एक ही बार में सारा क्यों नहीं निपटाया? भाई उनकी मर्जी, पैसा होगा उनके पास, उन्हें प्रॉफिट कमा लिया। अब उनने सोचा देखो शेयर होल्डर्स, हम तुम्हें साल में, सारी कंपनी सिर्फ एक बार डिविडेंड देती है, वो भी फाइनल डिविडेंड होता है, हम तुम्हें 2 बार डिविडेंड देंगे। क्या समझ में आया? हम तुम्हें 2 बार डिविडेंड देंगे। सोचो मार्केट में इस कंपनी का कितना बड़ा नाम हो जाएगा, होएगा कि नहीं? सही बोला कि नहीं? इसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। चलो अब ये समझो, इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इट इज वंस डिक्लेयर इट कैन बी रिवोक्ड। सबसे मेजर डिफरेंस क्या? एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाद में बोलेगी अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आपके साथ प्रैंक हुआ, हम वापस डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही फाइनल डिविडेंड की इस पे अगर हम बात करें, अगर एक बार बोल दिया आपको डिविडेंड मिलने वाला है, तब वो आपको मिलके ही रहेगा। अब उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते देखो आपके साथ प्रैंक हुआ, याद आएगी नहीं। लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड में आज डायरेक्टर बोलता है कि आप सभी को इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, फिर वो कल आता है और बोलता है अरे सुनो ना, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ, देखो प्रैंक हो रहा है, देखो कैमरा स्माइल करो, स्माइल,
इसमें अगर आपके साथ वो चाहे तो आपको इंटरिम डिविडेंड कैंसिल भी कर सकता है। समझ में आया? फाइनल डिविडेंड में अगर डायरेक्टर ने बोल दिया सभी को डिविडेंड मिलेगा, सभी को डिविडेंड मिलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो गया, अब तो उसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड में सभी को डिविडेंड मिलेगा, फिर वो नेक्स्ट डे आया, अरे सुनो मैं तो मजाक कर रहा था, तो इसमें क्या उनको डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इंटरिम डिविडेंड में एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो वो कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन फाइनल डिविडेंड में अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो किसी का गॉडफादर भी आ जाए तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आई मेजर डिफरेंस? अब देखो यहां पे क्या, इट इज पेड इन द मिडल ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मिडल ऑफ अकाउंटिंग ईयर कैसे? समझ में आया? ये देखो पहले तो अपन ने ये साल का पे कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर का जब हमने फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू किया तो हमें उसका और नेक्स्ट में पे करना पड़ता था, तो हमने उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया। पहले भाई अपन आगे भी दे देंगे तुम्हें, पर फिलहाल तुम अभी लो, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देखेंगे, फिलहाल तुम इसी साल में 2 बार लो। इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, समझ में आया? और मेजर डिफरेंस क्या था इसका? फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, पर अगर इंटरिम डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तब आप इसको वापस रिवोक भी कर सकते हो। उसको आपको रीजंस बताने पड़ते हैं, सफिशिएंट कॉज सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर क्या, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, जो अभी हमने सीखा, ओपिनियन ऑफ ऑडिटर्स शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। देखो यार दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे करोगे। आपने एक बार ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया है, अब आपको उसी साल में एक और बार डिविडेंड क्यों देना है? जब आपने एक बार दे दिया, अब आपको वापस क्यों देना है? तो ये क्यों देना है, एक बार आप अपने कंपनी के ऑडिटर्स के साथ डिस्कस कर लो, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनके साथ डिस्कस कर लो कि क्या हमें डिविडेंड वापस देने की जरूरत है, इंटरिम डिविडेंड क्या हमें देना चाहिए, और नहीं भी दिया तो वैसे कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि हमने एक बार तो डिविडेंड दे दिया है। ये तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है फ्रॉम दिस साइड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आया? पक्का डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आप इसको अगर रीड करोगे ना तो ये आसान लगेगा। समझने में शायद एक चैलेंज आ सकता है, डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो एक बार वापस प्लीज रिपीट करके देखना, 0.75 में देखना अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन एक और बार वापस देखो। ठीक है, अब चलो इसके फीचर्स पे चलते हैं। ये फीचर्स आपने ऑलरेडी कर रखा है, बस अब डिविडेंड की जगह आगे आपको इंटरिम डिविडेंड लगा देना है। ठीक है, ये देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है डिक्लेयर करने को। सबसे मेजर डिफरेंस, वहां पे रिकमेंड करने का पावर था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, डिक्लेयर करने का पावर था स्पेशल, क्या स्पेशल, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते थे। रिकमेंड कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर कौन करता था? शेयर होल्डर्स। किसमें? फाइनल डिविडेंड पे। इंटरिम डिविडेंड में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रिकमेंड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर करेगा। किससे? बोर्ड रेजोल्यूशन से, ऑब्वियस सा बात है। चलो, कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर एंटायर ईयर एंड नॉट प्रोपोर्शनली फॉर अ पार्ट ऑफ ए ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पे एग्जांपल में, ये साल जब एंड होता है ना कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ना दोस्तों डेप्रिसिएशन ऐसी वगैरह सारे एंट्रीज ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का पार्ट होता है, उनका रोल प्ले होता है यहाँ पे। तो उनको इनका जो रोल होता है वो यहाँ पे ये कि उनको डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह करना पड़ता है। और डेप्रिसिएशन के, ये देखो, कंपनी जब डेप्रिसिएशन चार्ज करती है ना तो वो पूरे साल का करेगी। वो ऐसे नहीं देखेगी अरे मुझे तो ये महीने में मुझे तो ये वाले महीने में डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो मैं इसका डेप्रिसिएशन बाद में करूंगी, ऐसा नहीं। कंपनी को एक साथ करना है, वो कुछ समय के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकती। 12 महीने मतलब 12 महीने, समझ में आया? चलो, इट कैनॉट बी पेड आउट ऑफ रिजर्व्स। आप प्रॉफिट से ही पे करोगे, ऑब्वियस सा बात है। आप कंपनी के रिजर्व्स को तोड़कर इंटरिम डिविडेंड पे नहीं कर सकते। एओए, आपके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड पे कर सकती है। अगर नहीं लिखा है तो आपको अपने आर्टिकल्स को अमेंड करवाना पड़ेगा, उसमें चेंजेस कराने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप इंटरिम डिविडेंड देने का डिसीजन ले सकते हो। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट, अब ये देखो, ये आपको आता है, मैं आईडी को इंडिपेंडेंट रीड कर रहा हूं। अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड शुड बी क्रेडिटेड इन द सेपरेट बैंक अकाउंट नोन एज तो नहीं दिया आपके बुक में, ठीक है, लेकिन 5 दिन के अंदर फ्रॉम द डेज ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन आपने बोला आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अरे सुनो यार शेयर होल्डर्स, तुम लोग के लिए एक और गिफ्ट, हमने आपको 3 महीने पहले फाइनल डिविडेंड दिया था ना पिछले साल का, ये लो भाई, तुम्हें इस साल में एक और बार बिना बस मेरा दिल कर रहा है यार, तुम्हें एक और बार में डिविडेंड देना चाहता हूं, और उस डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड।
ठीक है। अब यहाँ पे जब डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड का डिक्लेरेशन आ जाता है उसके 5 दिन के अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है और उसका नाम होगा इंटरिम डिविडेंड, कंपनी का आगे नाम होता है, अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाना है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में बनाना है और 5 दिन के अंदर जब फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन वहां पे आपको सारे पैसे क्रेडिट करा देने। फिर देखो इट हैज टू बी पेड, जिस दिन आपने डिक्लेयर किया 30 दिन के अंदर सभी को इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हो पाती तो पूरा सेम प्रोसेस, अनपेड डिविडेंड का आपने किया था ना, अनपेड इंटरिम डिविडेंड, इट इज अनपेड इंटरिम डिविडेंड आपको 7 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज आपको 7 दिन के अंदर सब ये अकाउंट में डाल देना है। और अगर 7 साल तक भी आप इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर पाते तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। मुझे एक बात बताओ आप लोग दोस्तों, ये एओए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये दो तो चलो अलग है, बट क्या ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी किया है कि नहीं किया, एक बार मुझे आप देखकर बताओ, एक बार आप सभी देखकर बताओ, उसके बाद मुझे शांति मिलेगी। देखा आप सभी ने? पक्का देखा ना? ये 6 के 6 कितना पॉइंट होता है ये? हाँ 7, ये 7 के 7 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कर रखे, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ यार आप सभी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, ये लेसन का नाम क्या है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब हम जाकर फाइनली इस डिविडेंड को पूरी तरह से एंड करते हैं। अब क्या बचा? इंटरेस्ट। बच्चा कह रहा है सर कितना बड़ा लेसन है भाई, अब तो सिर्फ डिविडेंड हुआ है, इंटरेस्ट में कितना बड़ा, कितना टाइम लगेगा सर? क्या 2-3 लेक्चर लगेंगे? नहीं मेरे भाई, सिर्फ आपका 5 मिनट लूंगा मैं और इंटरेस्ट के ये टॉपिक को भी हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये लेसन जो है हमारा एंड हो जाएगा। इंटरेस्ट, चलो देखो आप लोग मुझे बताओ क्या लिखा है मैंने? पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर। मैंने तेरा पैसा इस्तेमाल किया, इसके बदले में मैं तुझे वो पैसा तो दूंगा, लेकिन साथ ही साथ वो पैसा इस्तेमाल जो मैंने किया उसका मैं एक तुझे कुछ पेमेंट करना चाहता हूं और उस पेमेंट को कहते हैं इंटरेस्ट। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल अपनी एक कंपनी है भाई, इस कंपनी का नाम है जेआर कॉलेज। जेआर कॉलेज ने दोस्तों एक इंसान है, इसका नाम है गोल्डी, बहुत पैसा है इसके पास। तो जेआर कॉलेज ने क्या करा दोस्तों? गोल्डी से पूरे के पूरे 10 करोड़ का लोन लिया है। भाई इतना पैसा होता तो मजा ही आ जाता। ये जो गोल्डी है, ये जेआर कॉलेज ने इससे 10 करोड़ का लोन लिया है। गोल्डी के पास पैसे की कमी नहीं है भाई, और जेआर कॉलेज को मतलब एक्सपांशन करना था अपने बिजनेस का, तो जो भी फॉर व्हाटसोएवर रीजन उनने 10 करोड़ का लोन लिया गोल्डी से। अब गोल्डी क्या 10 करोड़ का लोन ऐसे ही दे देगा? जा भाई तू ऐश कर, भाई तू जा ना यार, अपना ही भाई है तू, नहीं ऐसे नहीं करेगा ना। गोल्डी उसको जेआर कॉलेज को ये बोलेगा, देख भाई मैं तेरे को 10 करोड़ का लोन तो दे दूंगा, पर तू इसकी जो रीपेमेंट है ना 5 साल के अंदर, नहीं अच्छा ठीक है चल 10 साल के अंदर कर देना, 10 साल के अंदर तू इसकी रीपेमेंट कर देना मेरे भाई। तो 10 साल के अंदर रीपेमेंट कर देगा, मतलब एवरी ईयर इसे 1 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। और ये 1 करोड़ जो है ये है प्रिंसिपल अमाउंट में जो तुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ये जो मैं तुझे 10 करोड़ की जो सर्विस दे रहा हूं, अब इसके पीछे तुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। 10 करोड़ का तू मुझे लोन देगा, बाद में तू मुझे 10 करोड़ का रीपेमेंट कर देगा 10 साल बाद, मुझे क्या फायदा भाई? मैंने 10 करोड़ दिया, मुझे बाद में 10 करोड़ मिला, लेकिन 10 साल बाद मिला। उस 10 साल वेट करने का मुझे कुछ बदले में और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए ना, उस एक्स्ट्रा को कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, ये आप लोग सीखते आ रहे हो बचपन से, ये टॉपिक है आपके बुक में, ये इंटरेस्ट। तो हर साल मैं समझो इनसे 10 लाख का इंटरेस्ट चार्ज करता था, तो 10 साल बाद अब मुझे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 10 साल बाद जेआर कॉलेज जब गोल्डी को पे करेगी तो गोल्डी को पूरी तरह से 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस 11 करोड़ में दोस्तों 10 करोड़ क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। 10 करोड़ क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। और जो 1 करोड़ है ना, ये है दोस्तों इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट है अपना लास्ट टॉपिक। समझा इंटरेस्ट क्या होता है? ये ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार सीख रहे हो, ठीक है? तो ये होता है इंटरेस्ट। इसके एग्जांपल भी जरूरत नहीं थी, बट क्यों ना दूं, मैंने सोचा जब करा रहे तो अच्छे से कराते, तो ये हर बार हम ऐसे ही कराते हैं। फिर देखो, पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर। अपने केस में पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर। जेआर कॉलेज पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर।
अनदर इंसान, किसका पैसा जेआर कॉलेज ने यूज करा? गौरव का। कितना? 10 करोड़। लेकिन जेआर कॉलेज ने 10 करोड़ के साथ जो गौरव के पैसे वो यूज कर रहे थे उसको बदले में कुछ एक्स्ट्रा भी तो दिया, और जो एक्स्ट्रा दिया उसको कहते हैं इंटरेस्ट। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया? वो था दोस्तों 1 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं इंटरेस्ट। इफ इसका फीचर्स, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय कैपिटल। अपने केस में जो रेंडर्ड बाय द कैपिटल जो प्रोडक्टिव सर्विस थी वो था 10 करोड़ देना, 10 साल के लिए वेट करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, देखो यार बहुत रिस्क है इंटरेस्ट में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर समझो विजय माल्या जो अपना देश छोड़ के लोगों का पैसे लेके भाग गया था, उसमें उसने ना बैंक के पैसे लेके गया था, जितने भी बैंक में डिपॉजिट्स थे वो लेके भाग चुका था। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कल उठ के विजय माल्या अपना इंडिया में आता है और बोलता है सुनो ना मुझे लोन चाहिए, कोई देगा क्या उसको? नहीं देगा ना। अगर कोई उसको लोन देगा भी तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा ना करीबन 80 से 70% होगा। बोला भाई तेरा भरोसा नहीं है, तो 80 से 70% ही दे हमें। पता चला जो पैसे दिया वो भी लेके भाग गया। हो सकता है कि नहीं ऐसा? विजय माल्या को लोन देने का पैसा, लोन देने का जो पैसा है वो, उसका जो रिस्क है वो हाई है कि नहीं? हाई है ना। उस पर हमें ट्रस्ट ही नहीं करते भाई। तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा आप हायर द इंटरेस्ट उससे मांग सकते हो। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जितना कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जो लोन देता है वो देखता है कि ये क्या इतना इंटरेस्ट दे पाएगा, क्या उतनी उसकी हैसियत है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ अ प्रिंसिपल। एनुअल यानी कि ईयरली बेसिस पे वो प्रिंसिपल बता देगा कि तो पूरे साल में तेरे को 10% तक का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा पूरे 1 साल का। ये था अपना थर्ड पॉइंट। अपना फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट इज पेबल एट अ फिक्स्ड एंड अ प्री डिटरमाइंड रेट। अपने एग्जाम्पल में दोस्तों फिक्स्ड क्या था? फिक्स्ड, ये फिक्स था अपने एग्जाम्पल में कि 10 साल तक 10% का इंटरेस्ट रेट है, आकि नहीं? ये क्या था? अब दोस्तों ये है फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड रेट। मैं आगे जाके इस रेट को बदलूंगा नहीं। फिर क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब ये जो इंटरेस्ट का जो रेट्स है ना, ये कैसे डिटरमाइन करता है? कौन डिटरमाइन करता है? तो दोस्तों ये वैल्यूअर डिटरमाइन करता है। ठीक है, एक्चुअरीज की फील्ड में आप जब जाओगे आगे, मैथ्स जिसने लिया है, आप तो एसपी वाले हो, तो मुझे नहीं लगता आप एक्चुअरीज के इसमें सोचोगे भी। मुझे ऐसा लगता है, मतलब गलत प्रूफ कर देना भाई, कोई बुरा नहीं मानना। तो उसमें मैथ्स लगती है, और वो मैथ्स वालों के लिए एक फील्ड, अच्छा फील्ड है, उसमें अकाउंट्स भी नहीं लगता, उसमें मैथ्स लगता है। एक्चुअरीज की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आप वैल्यूअर बन सकते हो, और ये वैल्यूअर का काम होता है ये सब कैलकुलेट करना, मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब चीजों की वजह से एक इंटरेस्ट रेट का जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब दोस्तों ये लेसन में ना मुझे एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है इस लेसन की, पता है क्या है? इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन। मैं आपको बताता हूं, ये देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में दोस्तों इंटरेस्ट वर्सेस डिविडेंड, और ये पहला, और दोस्तों दूसरा फाइनल डिविडेंड वर्सेस इंटरिम डिविडेंड। दोस्तों ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना चेकर एग्जामिनर का। मेरे एग्जाम में जब मैं 12th का पेपर दे रहा था, ये आया था एग्जाम में। ये दोनों मुझे आपके एज इट इज चाहिए याद। दोस्तों आप ये समझो 12th में ना डिफरेंस बिटवीन से ही पूरा गेम बन जाता है। सोचो, डिफरेंस बिटवीन में फाइनल डिविडेंड का फीचर्स वगैरह आ गया, तो जस्ट आप डिफरेंस बिटवीन भी याद करोगे ना, आप फाइनल डिविडेंड के 4 से 5 पॉइंट लिखकर आ जाओगे। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन सारे चैप्टर्स के जितने भी आपको डिफरेंस बिटवीन दिखते हैं, एक पेपर लो 10-15 शीट्स का, उसमें सारे डिफरेंस बिटवीन लिखो और उसे याद कर लो। आपका ये टारगेट होना चाहिए। कुछ आए ना आए, आपको डिफरेंस बिटवीन सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स और सारे चैप्टर्स के 8 मार्क वाले क्वेश्चन पे आपको अगर आपने ग्रिप बना ली, अब फिर आपका पेपर में 60+ लाना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पक्का मेहनत करोगे, साथ ही साथ लेटर्स पे मेहनत कर लो भाई। इजी इजी करके आप एसपी में 50 to 60 लाओगे फ्रॉम 80। ठीक है, अगर आपको 50 से 60 मार्क चाहिए ना, तो मैं आपको बताऊं क्या आपको किस पे मेहनत करनी चाहिए? फर्स्ट लेसन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में भी अगर आप कर दोगे तो बहुत सही हो जाएगा। बट अगर आप नहीं करते हो तो समझो लेटर्स और फोर्थ फिफ्थ छोड़ने का तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, मैं तो सही बोलूंगा। लेकिन ठीक है, आप देखो यहाँ पे लेटर्स पे मेहनत कर ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ग्रिप बना लिया, सारे डिफरेंस बिटवीन कर लिए, नीचे के सारे डिफरेंस बिटवीन कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज वाला लेसन कर लिया, और अपना लेसन नंबर 9 कर लिया। दोस्तों आप 50 से 60 इजिली क्रैप कर सकोगे।
ठीक है। बाकी चलो ये एक प्लान था मेरे साइड से, इतना हमें सिर्फ 50-60 थोड़ी लाना यार, हमें तो ऑलमोस्ट मतलब 80-70 के लिए हम मेहनत कर रहे, तो हम इतना लेजी नहीं होंगे। लेकिन एक एंड मोमेंट पे अगर कोई लेक्चर देख रहा हूं तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। चलो यार दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। लेसन नंबर 10 यहाँ पे अब वाइंड अप हो जाता है और अब बारी है दोस्तों लेसन नंबर 11 एंड 12 की। हम जल्दी 12 के जर्नी को हमारी भी हम एंड कर देंगे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मेक श्योर करो आपने किया हो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हो सके तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा हमारे साथ पढ़ के, और इंस्टाग्राम या आपके भाई का प्यार बरसाना यहाँ पे भी बरसाना है, ठीक है। चलो यार, इस वीडियो को मैं फिर अब यहाँ पे एंड करता हूँ। पढ़ाई करो, 12th में आप अच्छे परसेंटेज लाओगे, ऐसा खुद को बोलो, मैनिफेस्ट करो और आप पक्का लाओगे। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। चलो मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में।